आज फिर से यह झांग लियोक्वान परिवार की एक कहानी है। झांग लियोक्वान ने मुझे बताया कि उनके पिता उनके 10 वर्ष की उम्र में लापता हो गए थे। अब तक करीब 50 साल हो चुके हैं और उनका कोई अता पता नहीं है। उनके पिता का नाम झांग मिंगशी था, जो युवा अवस्था में एक लेखक थे। कहा जाता है कि वो लेखक थे। वास्तव में वो विशेष रूप से डरावनी कहानियां लिखते थे। मेरा काम इससे थोड़ा मिलता जुलता है। झांग मिंगशी अपने पेशे से बेहद प्यार करते थे। भले ही उनके लिखे कहानियों को बहुत कम लोग पढ़ते थे, लेकिन उनके पास एक दृढ़ संकल्प था। उन्होंने कहानियों की सामग्री इकट्ठा करने के लिए अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़कर जापान के एक दूरस्थ छोटे कस्बे की यात्रा की। वहां उन्होंने एक घर किराए पर लिया। जीविका चलाने के लिए वह दिन में सृजन करता और रात में एक सुपरमार्केट में गार्ड की नौकरी करता। जीवन खर्च निकालने के बाद वह मुश्किल से ही किराया चुका पाता। वह रोजाना रात 11 बजे के बाद काम से लौटता। अक्सर भूख से बेचैन होता, लेकिन घर के रास्ते में रेस्तरां बंद होते थे और वह अपनी भूख का समाधान अकेले नहीं कर पाता था। हालांकि अचानक उसने देखा कि रास्ते में एक छोटी कार थी। ध्यान से देखा तो वह नूडल्स बेचने वाला एक छोटा स्टॉल था। ये निश्चित रूप से झांग मिंगशी के लिए एक आश्चर्य था। इस समय अगर एक कटोरी नूडल्स मिल जाए तो कितनी खुशी होगी, कहना मुश्किल है। लेकिन जैसे ही वह ठेले के पास पहुंचा, उसने देखा कि स्टॉल के मालिक रात में धूप के चश्मे, टोपी और मास्क पहने हुए हैं। न जानने वाला सोच सकता है कि यह कोई बड़ा सुपरस्टार है जो जीवन का अनुभव लेने आया है। झांग मिंगशी भले ही चकित थे, लेकिन उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जल्दी से उन्होंने एक कटोरी रेमेन ऑर्डर किया, जिसमें मांस, सब्जियां और अंडा मिलाया। इतने में एक कटोरा गर्मा-गर्म रेमेन उसके सामने रखा गया। जाहिर है कि झांग मिंगशी बहुत भूखा था। एक कटोरा पर्याप्त नहीं था, इसलिए उसने एक और मांगा। लेकिन उसने पाया कि विक्रेता और भी अजीब होता जा रहा था। हमेशा उससे पीठ किए हुए और उसके बर्तन पैन साफ करने का नाटक कर रहा था। इसके बाद के एक कदम ने तो विशेष रूप से ज्यादा चौंका दिया। विक्रेता ने 2 कटोरे बेचने के बाद ही दुकान बंद, ग्राहकों का धन्यवाद का बोर्ड लगा दिया। झांग मिंगशी ने सोचा, शायद वह सचमुच जीवन का अनुभव करने आया कोई बड़ा सितारा है। लोगों के पास पैसे की कमी नहीं है, उन्हें इसी तरह का माहौल चाहिए। झांग मिंगशी ने खाना खत्म करने के बाद 2 युआन निकालकर विक्रेता को दिए और फिर ईमानदारी से आभार व्यक्त किया। लेकिन विक्रेता फिर भी एक शब्द नहीं बोला और कोई फालतू पैसे नहीं लिया। इससे ज्यादा जमीन और उत्तेजित होकर झांग मिंगशी ने अपनी कल्पना को सच माना। वो मन में खुशी से झूम उठा कि अब से वह रोज खाने आ सकता है और काफी पैसे बचा सकता है। उसे लगने लगा कि उसका नाम मिंगशी रखना एक सही सोच था। उसके बाद के कुछ दिनों में झांग मिंगशी रोज 2 बाउल नूडल्स खाने आने लगा और वह धृष्टतापूर्वक स्टॉल के मालिक को 2 रुपए दे देता था। और ये स्टॉल का मालिक भी बेहद घृणित था। उसके पास शायद केवल एक ही शर्ट थी, हर बार वही पोशाक, जैसे अगर उसे पहन लिया तो निश्चित ही। धीरे धीरे झांग मिंगशी भी इस चीज का आदी हो गया कि ठेले वाला गूंगा है जो चुपचाप नूडल्स बनाता है, बर्तन साफ करता है और फिर दुकान बंद का खराब संकेत रख देता है। तुम्हारे पास एक और चालाक योजना है। वह सोच रहा था कि पिछली बार उसे खाने पर बुलाने वाले सहकर्मी को यहाँ लाए और यहाँ नूडल्स खाएं। इससे वह सहकर्मी के साथ हिसाब बराबर कर लेगा। लेकिन ऐसा लगता है कि दुकानदार सब पहले ही जान लेता है, क्योंकि जब भी झांग मिंगशी किसी और को नूडल्स खाने लाता है, वो दुकान नहीं लगाता। झांग मिंगशी ने अपने सहकर्मी को बहुत देर तक समझाया, लेकिन सहकर्मी सिर्फ हंसता रहा और कुछ नहीं बोला। इससे झांग मिंगशी को बेहद शर्मिंदगी हुई। उसने तय किया कि वह कल रात फिर से सहकर्मी को लाएगा। शायद मालिक की पत्नी ने आज बच्चे को जन्म दिया जिससे वह बाहर नहीं आ सकता, ये तुम नहीं कह सकते। लेकिन दूसरे दिन रात को सहकर्मी की डेट थी। उसने झांग मिंगशी को मना कर दिया। जब झांग मिंगशी घर वापस आया तो उसने फिर से स्नैक कार्ट देखा और तुरंत उसका दिल थोड़ा उदास हो गया। जब तीसरी रात को झांग मिंगशी जबरदस्ती अपने सहकर्मी को लाया, तब भी तंदूरी ने ठेला नहीं लगाया। झांग मिंगशी ने चारों तरफ देखा, समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। यह संयोग नहीं था। झांग मिंगशी के तंग करने से सहकर्मी नाराज नहीं हुआ और सुझाव दिया कि वे अगली बार फिर आएं। लेकिन झांग मिंगशी इस असुविधाजनक बात से दुखी था। वह नहीं चाहता था कि दूसरे लोग उसे कंजूस समझें, बस चाहता था कि उसके दोस्त को 2 रुपए में स्वादिष्ट भावनात्मक लाने का अनुभव हो सके। लेकिन अक्सर चीजें उल्टी हो जाती। जैसे ही वह किसी और को लेकर जाता, विक्रेता कभी दुकान नहीं लगाता। आत्मग्लानि में झांग मिंगशी ने खुद को बताया कि वह अब और फायदा नहीं उठा सकता। हमेशा झांग वांगले से फायदा लेना असंभव नहीं है कि यह लोगों को परेशान करे। उसने फैसला किया कि वह अब उस रास्ते पर नहीं चलेगा। लेकिन यहाँ तक कि उसने अपनी राह बदल दी, फिर भी वह उस छोटे वाहन से टकराता रहा, जैसे कि वह विशेष रूप से उसकी सेवा के लिए था। झांग मिंगशी पूरी तरह से गुस्से में था। उसने दृढ़ निश्चय कर लिया कि वह दुकान मालिक की असली छवि देखेगा, पूछें कि वह उसके साथ ऐसा अच्छा व्यवहार क्यों कर रहा है। उस दिन देर रात झांग मिंगशी गाड़ी के पास आया और एक कटोरी नूडल्स का ऑर्डर दिया। जब नूडल्स आ गए, झांग मिंगशी ने जानबूझकर अपनी आवाज बढ़ाई और विक्रेता की ओर इशारा करते हुए कहा कि नूडल्स में एक कीड़ा है और उसे बुलाया कि आकर देखे। जब विक्रेता झुककर जांच कर रहा था तो झांग मिंगशी ने उसका ध्यान भटकाते हुए उसकी टोपी और मास्क गिरा दिया। उसकी टोपी, मास्क और धूप का चश्मा उतार दिया गया। लेकिन एक चौंकाने वाला दृश्य हुआ। पैन मास्टर अचानक बदल गया, उसके कपड़े भी बदल गए। वहां एक बेशर्म, ओ नहीं, सही कहना चाहिए, बिना चेहरे वाला एक व्यक्ति खड़ा था। डर के मारे झांग मिंगशी मुड़कर भाग गया। उसे याद आ गया कि यह भयानक आदमी तो वही नहीं है जिसे उसने कुछ साल पहले अपनी कहानी में लिखा था। लेकिन वह बाहर नूडल्स कैसे बेच रहा था? उसने उसे बाहर नूडल्स बेचने के लिए नहीं भेजा था। अंत में झांग मिंगशी फिर भी बिना चेहरे वाले भूत के चंगुल से नहीं बच पाया। उस रात वह जैसे हवा में गायब हो गया। 2 महीने बाद, चूंकि झांग मिंगशी की पत्नी का उसके साथ संपर्क नहीं हो रहा था, उसने झांग मिंगशी के जुड़वा भाई झांग जियानकियांग को उसे खोजने के लिए जापान भेजने के लिए कहा। जब झांग जियानकियांग उसके रहने की जगह पहुंचे और लंबे समय तक दरवाजा खटखटाया तो कोई जवाब नहीं मिला। जैसे ही वह जाने लगे, दरवाजा अपने आप खुल गया। झांग जियानकियांग तनाव में घर के अंदर चले गए। कमरे में मध्यम रोशनी एक मोमबत्ती से आ रही थी। अचानक एक काली परछाई दिखी। झांग जियानकियांग तुरंत पीछा करने लगा, लेकिन उसने अपने भाई को नहीं देखा, बल्कि एक डरावनी आवाज सुनी। मेरे चैनल में आपका स्वागत है।
कुछ दिनों बाद पुलिस को रिपोर्ट मिली और वे झांग मिंगची के निवास स्थान पर पहुंचे। खोजबीन के बाद उन्हें केवल 2 जोड़ी पुराने कपड़े मिले। इसके बाद बाबरी लापता हो गया। लापता होने वाले की फोटो जांग मिंगची और जांग जियानक्यांग की थी। कल तक जांग लियुग्वान ने इस कहानी को, जो उनके दिल में लंबे समय से दबी थी, एक पुराने कागज पर लिखकर मुझे भेजा। इसे पढ़ने के बाद मेरे मन में कई विचार आए और अंततः मैंने इसे सबके सामने प्रस्तुत करने का फैसला किया। मैं 80 साल के अनुभव वाला एक विचित्र ट्रक चालक हूँ। मैं अपने परिचित राजमार्ग पर गाड़ी चला रहा था। अचानक आकाश से भारी बर्फ गिरने लगी। मैंने सावधानी से गाड़ी को रास्ते के किनारे रोक दिया। आगे की स्थिति सुनिश्चित करने के लिए मुझे एंटी फ्रीज भरने के लिए कार से उतरना पड़ा। मैं कार से उतरा। ठंडी हवा से मैं कांप उठा। मैं एक तरफ इस बुरे मौसम की शिकायत कर रहा था और दूसरी तरफ इंजन का ढक्कन खोला। जब मैं एंटी फ्रीज भर रहा था तभी मैंने कुछ अजीब आवाजें सुनी और वह आवाज भी मुझसे और करीब हो रही थी।发现丛林之中居然有一个身影，如此冷的天，那人居然只穿了一件短袖。एंटी फ्रीज बदलने के बाद मैं तुरंत कार में वापस आया, लेकिन जैसे ही मैंने कार चालू करने की तैयारी की, वो अजीब आवाज फिर से सुनाई दी। मैंने कार की खिड़की नीचे करके पीछे देखा, लेकिन कुछ भी नहीं दिखा। मैंने तुरंत कार चालू की और तेजी से उस जगह से निकल गया और वो आवाज अब भी मेरे कानों में गूंज रही थी, मानो वो मेरी गाड़ी के अंदर ही थी। मैंने एक्सेलरेटर पूरी तरह दबाया और गाड़ी की गति 18 मील प्रति घंटे तक बढ़ा दी, लेकिन फिर भी उस अजीब आवाज से बच नहीं पाया। मैं रास्ते में एक रेस्ट हाउस तक पहुंचा, लेकिन वह अजीब आवाज अब भी मेरे कानों में गूंज रही थी। रात बहुत गहरी हो चुकी है, पर मैं अभी भी मजबूरी में ओवरटाइम करके कोड लिख रहा हूँ। तभी अचानक से कंप्यूटर के चालू होने की आवाज आई और मैं तुरंत ही शक में पड़ गया, क्योंकि आज रात सिर्फ मैं ही अकेला ओवरटाइम कर रहा हूँ। मैं कुर्सी से उठा और चारों ओर देखा। आसपास सब जगह अंधेरा था। सिर्फ एक ऑफिस क्यूबिकल में कंप्यूटर स्क्रीन जलती हुई दिखाई दे रही थी। क्या कोई मुझसे भी ज्यादा जिद्दी है? मैंने जोर से पूछा, वहां कौन है? कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन कंप्यूटर मॉनिटर तुरंत बंद हो गया और चारों ओर फिर से अंधेरा छा गया। मैं चिंतित हो गया। अपनी जगह छुपाने के लिए मैंने तुरंत अपनी लाइट और कंप्यूटर बंद कर दिए और चुपचाप पास के केबिन में छिप गया। कहीं यह कोई अलौकिक घटना तो नहीं, या कहीं कंपनी में कोई चोर आ गया हो। मेरे दिमाग में लाखों डरावने दृश्य चमक गए, लेकिन आसपास सब कुछ सन्नाटा था। मैं ऐसे ही काफी समय तक छुपा रहा, मगर कुछ भी नहीं हुआ। मैं साहस करके हर एक ऑफिस केबिन को सावधानी पूर्वक देखने लगा और धीरे धीरे ऑफिस के बाहर के निकास के पास पहुंच गया। उस समय मुझे एहसास हुआ कि वे भयानक संदेह सच हो सकते हैं। ऑफिस के कोने में रखे एक पौधे के पीछे एक आदमी काले कपड़ों में छुपा हुआ बैठा था। मेरा दिल धड़कने लगा और शरीर में तनाव बढ़ गया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसे नहीं पता कि मैंने उसे देख लिया है। मैं जल्दी से सीढ़ियों का दरवाजा खोलता हूँ और फिर धीरे से पता चला कि अंदर मेरा पीछा करने वाला व्यक्ति बाहर नहीं आया। बाद में मैंने बॉस से संपर्क कर पुलिस में रिपोर्ट किया। बॉस ने भी कहा कि आज रात मेरे अलावा और किसी को ओवर टाइम के लिए नहीं बुलाया गया है। कृपया मिरर एंड डॉट पॉइंट प्रोग्राम को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और सपोर्ट करने के लिए पुरस्कार दें। कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साझा करें।